उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ गया। वो कमरे से बाहर आया तो देखा कि पूरा घर खाली था। ना आरती थी और ना ही उसके पिता और ना ही उसका भाई। अशोक शहर का नामी बिजनेसमैन, उसकी उम्र 36 साल से ऊपर हो गई थी, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। जिस वक्त शादी की उम्र थी, वो जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि वक्त कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। अशोक के माता पिता की कई साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई। अक्सर अपने दोस्तों के परिवार को देखता तो वो भी अपने परिवार की कल्पना करने लगता। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कोशिश भी की, पर शायद उसके भाग्य में परिवार का सुख नहीं था। उसका दोस्त रवि आया। अशोक, तुम अपनी शादी का विज्ञापन अखबार में क्यों नहीं दे देता? अशोक को थोड़ा तो अजीब लगा, पर रवि के बार बार कहने और एक हंस भर की लालसा में उसने एक दैनिक अखबार में अपना प्रोफाइल भेज दिया। हेलो, हाँ रवि, बोलो क्या बात है? अभी मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, पर बात क्या है? तो मिल तो, तुझे किसी से मिलवाना है। किससे? अरे तू आ तो सही। ठीक है, कहाँ आना है? रवि ने एक एड्रेस लिखा दिया। वो तुरंत उस एड्रेस पर निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा रवि के साथ 2 लोग और बैठे थे। एक युवा था और दूसरा अधेड़ उम्र का था। हाय अशोक, तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर कुमार और ये है इनका बेटा करण। हेलो, आइए बैठिए। अशोक और रवि दोनों उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। बोलो रवि, किस लिए बुलाया मुझे? अशोक, वो तूने अपना शादी वाला प्रोफाइल अखबार में छपाया था ना, उसे ही पढ़कर इन्होंने तेरा नंबर लगाया था, पर किसी कारण से संपर्क नहीं हो पाने की वजह से मुझे कॉल करके अपनी बेटी की शादी का रिश्ता तेरे साथ करने का ऑफर दिया है, तो इसीलिए ही मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। मगर रवि, ऐसे कैसे? अरे यार, तू चिंता मत कर, मैंने इनसे आने से पहले ही इनका एड्रेस जानकर इनके बारे में सब पता कर लिया है। ये भले लोग हैं, हाँ तेरे जैसे पैसे वाले नहीं है, पर इज्जतदार लोग हैं। इनकी लड़की भी सुंदर और सुशील है। आगे की बात की जाए, मुझे सोचने का वक्त दे, मैं कल बताता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, इतने जल्दी फैसले नहीं लिए जाते, इन्हें सोच लेने दीजिए। आखिर ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है। चलिए, आपकी बात भी सही है, कल सुबह आपको इसका फैसला मैं बता दूंगा। चल अशोक, अब तू जा और अच्छे से सोच कर जवाब दे। मैं पॉजिटिव जवाब सुनने का इंतजार करूंगा। ओके, अब चलता हूँ, बाय। आज बहुत खुश था वो। सुबह हुई उसने सबसे पहले रवि को कॉल लगाया और अपने फैसले के बारे में बताया। रवि उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। तो ऐसा कर, जल्दी से तैयार होकर मेरे घर पहुंच। मैं तेरे पहुंचने के बाद ही उनको तेरा फैसला बताऊंगा। तूने बहुत सही फैसला लिया है, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। तू बस जल्दी से आ जा। ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। अशोक ने तुरंत फोन रखा और तैयार होकर चल दिया रवि के पास। 1 घंटे के बाद रवि के घर में था। कांग्रेट्स ब्रदर। रवि ने मिस्टर कुमार और उसके बेटे को अशोक का फैसला बताया। वह दोनों बहुत खुश हुए और उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। उसी दिन ही उनकी शादी की डेट भी तय हो गई। आज से ठीक 15 दिन बाद उन दोनों की शादी थी। अब यह सब बातें चल रही थी कि कुमार ने रवि को किनारे बुलाया और बोला, रवि साहब, आप तो हमारी हालत से वाकिफ है। हम ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, बस हमारी बेटी है और जो थोड़ा बहुत हमसे बन पड़ेगा
वह तो हम करेंगे ही, पर रवि बाबू, हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि ज्यादा कुछ दे सके। आप इसकी चिंता मत कीजिए कुमार बाबू, मेरा दोस्त लाखों में एक है, हीरा है हीरा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी, आप परेशान मत होइए। आप जाइए, शादी की तैयारी कीजिए, बाकी बातें मैं अशोक से कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रवि साहब। अशोक से मिलने के बाद कुमार और उनका बेटा वापस दिल्ली चले गए। रवि ने कुमार की सारी बातें अशोक को बता दी। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ से अच्छे अच्छे जेवर लेकर मिस्टर कुमार के यहाँ चले जाओ और उनसे बोलो कि वह यह जेवर पहनाकर आरती को मेरे घर भेज दे। उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका भी सम्मान बना रहेगा और मेरी भी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आएगी। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी ही सादगी से शादी होगी। किसी मंदिर में जाकर हम 2-4 रिश्तेदारों के बीच बस। अगले दिन ही रवि जेवर लेकर दिल्ली रवाना हो गया और वहां जाकर मिस्टर कुमार को सब समझा कर देकर आ गया। अशोक और आरती की शादी हो गई। अशोक जी, मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना आरती। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या? साफ साफ कहो जो कहना हो आरती, डरो मत। हमारे यहाँ परंपरा है, शादी के 4 दिन के अंदर भगवान सत्यनारायण कथा करवाने के बाद गृहस्थी शुरू की जाती है। अरे इसमें इतने डरने की क्या बात है? अगर ये परंपरा है तो उस परंपरा को मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला? फिर आज नहीं तो कल तो यह सब होगा ही, तो परंपरा को निभाने में क्या बुराई है? कोई बात नहीं, पहले सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। और वो दोनों सो गए। सुबह होते ही आरती सत्य कथा की तैयारी करने लगी। हम पापा को और भैया को बुला लें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें फोन कर दो, उनके आने के बाद ही सत्य कथा की पूजा करवाई जाएगी। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। थैंक यू जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम फोन करके उन दोनों को बुला लो। ऐसा बोलकर अशोक ऑफिस चला गया। अगले दिन ही अशोक के ससुर मिस्टर कुमार और उनका बेटा घर पहुंच गए। अशोक ने भी रवि को सत्य कथा में बुला लिया। अगले दिन ही सत्य कथा की पूजा रखी गई। रात को आरती ने अपने हाथों से खाना बनाया और बड़े ही प्यार से अशोक को खिलाया। अशोक बहुत खुश था। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। आज वह अकेला नहीं था, एक हमसफर जो था उसका ख्याल रखना शुरू कर चुका था। खाना खाकर सब अपने कमरे में लेट गए। अशोक न जाने कब सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ गया। वो कमरे से बाहर आया तो देखा कि पूरा घर खाली था। ना आरती थी और ना ही उसके पिता और ना ही उसका भाई। बेडरूम की अलमारी भी खुली हुई थी जिसमें शादी के सारे जेवर रखे हुए थे। लॉकर भी खुला पड़ा था जो पूरी तरह से खाली था। एक भी रुपया नहीं था। उसके कुछ समझ में नहीं आया। आरती, आरती कहाँ हो तुम? पूरे घर को छान मारा। बाहर निकल कर देखा, पड़ोसियों से पूछा, पर उन तीनों का कुछ भी पता नहीं चला। उन दोनों ने शहर का कोना कोना छान मारा पर तीनों की परछाई तक का पता ना चला। थक हार कर अशोक व रवि थाने पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर खान को सारी बात बताई। अशोक, आरती की तस्वीर दिखाओ। लेकिन सर, तस्वीर तो नहीं है क्योंकि शादी में कोई भी कैमरा नहीं था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद खान ने उसके सामने कुछ तस्वीरें रख दी। उन तस्वीरों में आरती की तस्वीर देखकर अशोक रवि दोनों सन्न रह गए। उसके बाद खान सर ने जो उसके बारे में बताया
उससे तो उन दोनों के होश ही उड़ गए। ये लड़की दिल्ली की नहीं, हरियाणा की है और इसका नाम आरती नहीं, सपना है, सपना चौधरी। और उसका पेशा ही है अमीर लोगों को लूटना। वो और उसके गैंग के लोग अमीर लोगों को बसाते हैं, उनसे शादी का ढोंग रचाकर मौका मिलते ही उन्हें लूट कर निकल जाते हैं। वो लोग फर्जी आधार कार्ड और एड्रेस बताकर, फर्जी बाप और भाई बताकर माँ की मौत का बहाना बनाते हैं। उसके सभी रिश्तेदार फर्जी होते हैं। इस पूरे लुटेरी दुल्हन के गिरोह पर अब तक 6 लोगों का धोखा करने का आरोप है। दुल्हन के रूप में लुटेरी दुल्हन थी वो। यह सब सुनकर दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रवि अपने आप को दोषी मान रहा था। उसने तो सोचा था कि उसका दोस्त का घर बस जाएगा। उसे क्या पता था कि ऐसा धोखा होगा हमारे साथ। सर, कुछ भी हो जाए, ऐसा करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। उसे ढूंढिए सर और ऐसी सजा दिलाइए कि फिर कभी किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। वो चुपचाप उठा और थाने से बाहर चला गया। इंस्पेक्टर ने पूरे जोरों शोरों से उसकी खोज शुरू कर दी। लगभग 2 महीनों के बाद इंस्पेक्टर खान की मेहनत रंग लाई। इंस्पेक्टर खान बिना देरी किए उस थाने पहुंचा। वहां तो वाकई सपना चौधरी ही पकड़ी गई थी। दरअसल सपना ने वहां एक अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन को फंसाया और शादी का नाटक रचाया। पर बिजनेसमैन की किस्मत अच्छी थी। जिस रात सपना ने उसे बेहोशी की दवा दूध में मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश की तो उसे आधा ही पी पाया, पर स्वाद में कुछ कसेलापन महसूस होने पर उसने बाकी दूध फेंक दिया। रात में जब सपना चौधरी ने उसे बेहोश समझकर सारा सामान समेटकर भागने ही वाली थी, पर निकलते वक्त वो किसी चीज से टकरा जाने की वजह से बिजनेसमैन की नींद खुल गई और उसने उसे पकड़ लिया और आज सपना जेल में है। अशोक ने आज तक शादी नहीं की। वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुका था। रवि आज भी उसका दोस्त है, पर वो अभी भी गलानी से उभरा नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं और नई स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।